नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज बाजार में बुल्स का जलवा बरकरार रहा। निफ्टी लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी के साथ क्लोज हुआ। सेंसेक्स 50,000 को छूने से महज 208 पॉइंट दूर रहा। निफ्टी बैंक भी 118 पॉइंट चढ़कर 32,500 के पार पहुंचा। आज आईटी और ऑटो स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हुई। ऑटो इंडेक्स 28 महीनों के ऊपरी स्तरों पर रहा। साथ ही रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी और टीसीएस ने बाजार में जोश भरा। टाटा मोटर्स भी 27 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है। एफआईएस की ओर से जमकर खरीदारी हुई। आज के सेशन में लगभग 2290 करोड़ की और डीआईएस ने बिकवाली की है 864 करोड़ की। तो ये हैं आज के आंकड़े। तेजी लगातार बनी हुई है। कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे उस पर एक क्विक कमेंट और उसके बाद आपके सभी सवाल करेंगे शामिल। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत नमस्कार। क्विकली पहले तो कल के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है निफ्टी पर आपके लिए? खरीदारी की पोजीशंस जिनकी हैं उनको क्या सजेशन है कल? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में आज जो तेजी बनी है वो वापस एक बार ब्रॉड बेस्ड तेजी थी और काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट ने जो इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स थे 14,650 के उसे क्रॉस कर लिया है और सेंसेक्स ने भी अपनी प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग मार्केट है और मुझे लगता है ये मार्केट एक बार 14,850 से लेकर 14,900 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जो भी पोजीशन है उसे होल्ड रखिए। बट यस, चूंकि हम लोग बहुत बड़े इवेंट को फेस करने वाले हैं, बजट को, तो एक बार मार्केट में हमें काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी भी देखने मिलेगी। जो भी डीप करंट लेवल से आता है मुझे लगता है कि उसे बाय के बेसिस पे लिया जा सकता है या तो एवरेज किया जा सकता है, लेकिन जो टारगेट्स रहेंगे इमीडिएट बेसिस पे वो रहेंगे 14,850 के। जी दीपाली, 14,850 के टारगेट्स के लिए अपनी खरीदारी की पोजीशंस को इंटैक्ट रखे, बने रहिए। पहले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। क्विकली आपको फिर से बता देते हैं, ये शो हमारा फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने सवाल आप हमें वहां भी भेज सकते हैं। और पहले कॉलर प्रणय गुप्ता कोलकाता से फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रणय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के 175 शेयर्स है एट द एवरेज प्राइस ऑफ 150 रुपीज और गति के 150 शेयर्स है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 117। मैं इन दोनों शेयर्स को 2017 से होल्ड कर रहा हूँ और मेरा अभी शॉर्ट टर्म में 2 से 3 महीने में इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो मेरा इसमें क्या टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूँ, क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ है लॉजिस्टिक सेक्टर में रिगार्डिंग लॉजिस्टिक पॉलिसी, फिर ऑल कार्गो का डीलिस्टिंग एंड वैक्सीन की भी काफ़ी न्यूज़ थी। तो क्या मैं कब तक एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा ये प्राइस आ जाएगा? पूछ लेते हैं प्रणय। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो एक ही कैटेगरी के या फिर एक ही सेक्टर के 2 स्टॉक्स ना चुनें, हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। श्रीकांत बताइए क्या सजेशन है? दोनों ही स्टॉक्स लॉजिस्टिक स्पेस से इन्होंने चुने हैं। एक तो गति 117 की बाएंगे, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 150 की बाएंगे और दोनों ही शेयर्स इनके भाव से नीचे ट्रेड हो रहे हैं। क्या करना चाहिए अब? बिल्कुल दीपाली, आपने सही कहा बिल्कुल भी कि एक ही सेक्टर के ज़्यादा स्टॉक अपने बास्केट में ना रखें, डाइवर्सिफाइड रखिए। और जैसे भी आपने ऑलरेडी दोनों स्टॉक ले लिए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑल कार्गो जो है उसे बेच सकते हैं करंट लेवल से और जो ऐड करना है वो गति ऐड कर सकते हैं। तो गति अभी कुछ जो भी प्राइस चल रही है आप उसमें ऑल कार्गो के जो भी फंड्स आएंगे आप उसे इन्वेस्ट करके उसमें बैठ जाइए और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो गति है वो एक बार वापस 150 से लेकर 160 के लेवल्स दिखा सकता है और इसमें आने वाले दिनों में री रेटिंग भी देखने मिल सकती है। तो ऑल कार्गो आप एग्जिट कर लीजिए, बेच दीजिए और गति को बाय कर लीजिए। ठीक है, अगले कॉलर शिवांगी गोयल हमारे साथ हैं। शिवांग गोयल, माफ कीजिए, फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए और ये बुलंदशहर से हैं। शिवांग नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है? गुड इवनिंग मैम। मेरे पास अबॉर्ड इंडिया के 10 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 15,262। सो आई एम लुकिंग फॉर अराउंड 6 मंथ्स ऑफ शॉर्ट स्पैन। सो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है आगे? बताइए, 6 महीने का इनका नजरिया है। अबाउट 1440 की बाइंग है। एमएनसी कंपनी 15,262 पर कर रहा है ट्रेड। फिलहाल तो पोजीशन फायदे में है, लेकिन रखना चाहिए क्या 6 महीने के हिसाब से श्रीकांत? बिल्कुल, अगर आपका नज़रिया अगर यहाँ से 6 से 8 महीने का अगर है तो बिल्कुल इसे रखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितनी भी एमएनसी कंपनीज है वहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छा ट्रेंड बन सकता है और भी अच्छी खरीदारी आ सकती है। तो बिल्कुल इसमें बने रहे
और अगर कोई भी अगर आने वाले दिनों में अगर करेक्शन देखने मिले तो मुझे लगता है कि इसमें और ऐड किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट को और ऐड किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कीजिए, डिप्स मिले तो और खरीद के चलिए। संजय है हमारे साथ, संजय पुजारी नांदेड़ से फोन लाइन पर। संजय जी गुड इवनिंग, बताइए क्वेश्चन। हेलो मैडम, मेरे पास पीएनबी के 10 शेयर है, 2 दिन पहले खरीदे हुए। उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है? आपका व्यू क्या है, कितने समय आप इसको रखना चाहते हैं? मैडम मैं 1 ईयर के लिए रखना चाहता हूँ। श्रीकांत, 1 साल का नजरिया पीएनबी क्या व्यू है? देखिए, अगर यहाँ पे अगर 1 साल का अगर नजरिया है तो यहाँ पे हमारी राय ये रहेगी कि आप पीएनबी में से एग्जिट कर लीजिए और आपके जो फंड्स है वो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में जो भी करेक्शन हमें स्टेट बैंक में देखने को मिले, आप उसे और ऐड कर सकते हैं, उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप 1 साल के लिए होल्ड कीजिए, आपके स्टेट बैंक में ज़्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि फंडामेंटली अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक पीएसयू बैंक्स में काफ़ी स्ट्रांग है और पीएनबी और अदर जितने भी बैंक्स हैं वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। मार्केट अच्छा है तो सभी स्टॉक ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट में अगर कोई भी खराबी अगर देखने मिले तो उस वक्त इन सब बैंकों में काफ़ी अच्छा जम के सेलिंग प्रेशर बनता है। तो हमारी राय ये रहेगी कि आप इसमें से तुरंत जल्द से जल्द एग्जिट कर लीजिए, सेल कर दीजिए और आप स्टेट बैंक में बने रहिए। पीएनबी से एग्जिट कीजिए और सरकारी बैंकिंग स्पेस में रहना ही है तो चुनिए एसबीआई को, जहां पर आप ज्यादा सेफ रहेंगे। सवाल हमें मिला है फेसबुक के जरिए एडवोकेट अभिषेक शर्मा का। सेल पर इनका सवाल है, 6000 शेयर्स, 79 इनका परचेजिंग प्राइस है। क्या करना चाहिए? हाल फिलहाल की बाइंग इनकी लगती है प्राइस को देखकर। श्रीकांत, क्या अब तो नुकसान में है थोड़ा, क्या करना चाहिए अब? देखिए दीपाली, इसमें ये हुआ है कि जैसे ऑफर फॉर सेल आया था तो ये स्टॉक गिर गया था और 10-15% का एक करेक्शन आ गया है। लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर उन्होंने 6000 या 7000 शेयर अगर इतने ऊपर के रेट में ले लिए हैं तो करंट लेवल से भी थोड़ा और निवेश कर सकते हैं और आने वाले कुछ दिनों तक मुझे लगता है कि अगर रखेंगे तो ये स्टॉक वापस अपने 80 के लेवल्स को तो बिल्कुल छू सकता है। लेकिन जैसे कि और भी स्टिमुलस पैकेजेस आ सकते हैं वर्ल्ड में, यूएस ऑलरेडी अनाउंस कर रहा है, शायद मुझे लगता है कि यूरोप से भी और ऐसे जो भी स्टिमुलस पैकेजेस है वो और आएंगे। अगर ये सिलसिला अगर बना रहा तो मुझे लगता है कि कमोडिटीज़ में और अच्छी तेज़ी बनेगी। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमें देखने मिल रहा है कि काफ़ी अच्छी तरीके से इन सभी प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो करंट लेवल से और स्टील अथॉरिटी ऐड किया जा सकता है और निवेश किया जा सकता है, ये हमारी राय रहेगी। होल्ड कीजिए और इन लेवल्स पर और ऐड भी कर सकते हैं। जय किशन है हमारे साथ फोन लाइन पर गुवाहाटी से। जय किशन, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास अरविंद फैशन के 100 शेयर है, बाइंग प्राइस 169 पे है। अभी ये 156 पे ट्रेड कर रहा है। मैडम इसको क्या करें, होल्ड कर सकते हैं? ये 3 महीने मेरा शॉर्ट टर्म 3 महीने के लिए पूछ लेते हैं। श्रीकांत, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? क्योंकि अरविंद फैशन इन्होंने लिया, इनके भाव से थोड़ा नीचे जरूर है ये शेयर। इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ 3 महीने देना चाहते हैं इस अपनी पोजीशन को, तो क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, हमारी राय हमेशा हमारे जो क्लाइंट्स रहते हैं उनको हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप देखिए, आप इन्वेस्ट उन्हीं स्टॉक्स में कीजिए उन जिन स्टॉक्स में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो, यानी कि कभी अगर मार्केट में करेक्शन आए तो उस स्टॉक को लेने की आप में रहे, आप में कॉन्फिडेंस रहे। अगर उस बेसिस पे बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो अरविंद फैशन को ऐड नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। साथ ही साथ वो उस पर्टिकुलर जो सेक्टर है, इस सेक्टर का वो लीडर भी नहीं है। तो अगर आपको फोकस करना है तो हमारी राय ये रहेगी कि करंट लेवल से अरविंद फैशन को आप एग्जिट कर लीजिए। आपको के आसपास का नुकसान हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आप एग्जिट कर लीजिए और ये जो फंड्स हैं वो आप टाटा कंज्यूमर में आप लगाइए। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि टाटा कंज्यूमर जो एक काफ़ी अच्छी फ्रेंचाइजी है, या तो काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर है, वहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको कम से कम 20 से 25% के रिटर्न दे सकता है। तो टाटा कंज्यूमर को आप बाय कीजिए और अरविंद फैशन को आप बेच सकते हो। अरविंद फैशन से एग्जिट कीजिए और टाटा कंज्यूमर को कीजिए पोर्टफोलियो में शामिल, ये सजेशन है आपके लिए। हेतल है हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए मेहसाना से। हेतल, बताइए क्या सवाल है आपका?
गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है वो MRF पे है। आई बॉट 2 MRF शेयर्स एट द रेट ऑफ 54,000 एंड द अदर वन इज IFB इंडस्ट्रीज, जो मैंने 25 शेयर्स बाय किया एट द रेट 220 रुपीज। कौन सा बताया दूसरा स्टॉक आपने? IFB इंडस्ट्रीज। IFB, यस। IFB इंडस्ट्रीज, और इसमें आपका खरीदारी का भाव क्या है? 225 रुपीज। पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको MRF के लिए। अब तो 1 लाख की दहलीज पर पहुंच चुका है ये स्टॉक। 50,000 के आसपास की आपकी बाइंग है, और सिमिलरली IFB इंडस्ट्रीज भी आप देखिए। ये IFB आपने कब खरीदा था? वो जब मार्च या अप्रैल में शायद मैंने परचेज किया था। ग्रेट। श्रीकांत, ये होती है वाइज स्ट्रैटेजी। आप देखिए, इन्होंने IFB इंडस्ट्रीज बिल्कुल बॉटम पर पकड़ा, 54,000 पे MRF पकड़ा, और एक में इनका निवेश 2 गुना हो चुका, और एक में तो मेरे ख्याल से 3-4 गुना इनका पैसा बन चुका है। लेने हैं प्रॉफिट या फिर रखने हैं दोनों स्टॉक्स अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल दीपाली, इनफैक्ट ये बिल्कुल तारीफे काबिल है, क्योंकि देखिए स्टॉक तो सभी लोग ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद उसे होल्ड करना भी उतनी ही बड़ी बात होती है। तो उसमें बने रहे आप, और अभी तक आपने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को पकड़ के रखा है, तो सबसे बढ़िया बात आपने ये की है कि आपने जो इन सेक्टर्स के जो दिग्गज स्टॉक्स या दिग्गज कंपनियां थी, आपने उनमें इन्वेस्ट किया है, जो सबसे बड़ी बात है, और आपने उसके बाद इसे होल्ड करके रखा है। अगर आपका यहाँ से लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो आप बिल्कुल इसमें बने रहे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बोलूंगा कि IFB इंडस्ट्रीज में आपको विंडफॉल गेन्स आ रहे हैं। 200 में लिया है, 1300 के करीब का भाव अभी चल रहा है, तो आप आपके 100 शेयर या 150 शेयर आप बेच दीजिए, आपका कॉस्ट काफी नीचे हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और आप बाकी के 100 शेयर आप पकड़ के रखिए। इन कंपनी, ये जो कंपनी जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है, हमें लगता है वहां पे आपके और भी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। होल्ड कीजिए दोनों ही स्टॉक्स को। ऑलरेडी काफी मुनाफा हो रहा है, लेकिन आपका मुनाफा बढ़ सकता है क्योंकि अच्छे स्टॉक्स के साथ आपने अच्छे लेवल पर एंट्री ली है। फेसबुक के जरिए सचिन ने सवाल भेजा है पुणे से। स्पाइसजेट 95 की बाइंग है, 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, नुकसान में है, क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे जो शॉर्ट टर्म है वहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी परेशानियां हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अगर 96 रुपीज़ में लिया है तो कॉस्ट से ये जस्ट 8-9% ही नीचे है, बट आने वाले टाइम में हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाइस को छू सकता है, जो 144 से लेकर 150 के करीब के थे। तो करंट लेवल से बिल्कुल आप होल्ड रखिए, बने रहिए। अगर आने वाले दिनों में कोई भी करेक्शन अगर देखने को मिले तो और इसमें और निवेश किया जा सकता है। डिप्स पर और इन्वेस्ट करें, होल्ड करें। अश्विनी तांबे हैं हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर। अश्विनी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय, एक्चुअली मेरा है कि मैंने हल और BDL बाय किया हुआ है, जिसे 6 से 7 महीने हो गए हैं। हल का मेरा एवरेज है 1260 का, और BDL का है 370 का कुछ। तो फिर क्या करना चाहिए? भारत डायनामिक्स 337 की बाइंग है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1260 पर खरीदा है। दोनों ही शेयर्स ऊपरी स्तरों की बाइंग है, और उसके बाद मुनाफा वसूली इनमें दिखी है तो थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से। श्रीकांत, क्या करें अभी? देखिए, वापस हमें यहाँ एक इन्वेस्टमेंट में जो एक गलतियां दिखती है वो यही कि काफी सारे हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो किसी एक सेक्टर में ही बड़ा निवेश कर लेते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पे हमें लगता है कि HAL अभी काफी 10% के आसपास टॉप से नीचे है अपने ऊंचाई से, तो यहाँ पे और थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि स्टॉक वापस बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर के लिए और भी अच्छे नतीजे आ सकते हैं, या तो काफी सारे रियायतें आ सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो बजट है उस वक्त हमें इन सब स्टॉक्स में हलचल देखने मिलेगी। तो करंट लेवल से HAL को और ऐड किया जा सकता है, और जो भारत डायनामिक्स है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इसे होल्ड कीजिए। इसके जो जी, तो श्रीकांत यही कह रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स में आप होल्ड कीजिए, लंबी अवधि का व्यू रखिए और बने रहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और फेसबुक के जरिए ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं। दिनेश सांकला ने एक सवाल भेजा है, एसबीआई कार्ड्स पर 730 की इनके बाइंग 50 शेयर हैं और लगातार मोमेंटम में है। एसबीआई कार्ड्स रिकॉर्ड हाईज बना रहा है। प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर होल्ड रखना है? बिल्कुल इसे होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेक्टर जो है इसमें और भी काफी सारे दिग्गज जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी जो सब्सिडरीज है वो वापस इनमें निवेश उनके आईपीओज आ सकते हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें वैल्यूएशंस और भी बढ़ सकते हैं। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड कीजिए। ललित हैं जयपुर से। ललित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास स्ट्राइड फार्मा 100 और 100 रेमंड्स है। स्ट्राइड फार्मा 800 पे, रेमंड्स 300 पे, एंड वेट फॉर लॉन्ग टर्म। स्ट्राइड्स फार्मा 800 की बाइंग है, रेमंड्स 300 की बाइंग है। क्या करना है श्रीकांत दोनों ही स्टॉक्स में इनको? देखिए स्ट्राइड फार्मा बिल्कुल ये यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि फार्मास्यूटिकल्स में और भी अच्छी तेजी बनेगी। करंट लेवल्स कुछ 900 के 850 के आसपास के हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 1200 1250 के टारगेट्स इसमें समझ में आ रहे हैं, तो इसे आप होल्ड करके रखिए। लेकिन यहाँ पे जो रेमंड है यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी दिक्कतें आती है। हमेशा अगर मार्केट में अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक वैसे अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन अगर मंदी आती है तो बिल्कुल ये स्टॉक गिर जाता है। तो करंट लेवल से रेमंड में से आप एग्जिट कर लीजिए और आपके जो भी फंड्स है वो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज से हमें काफी आशाएं हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। भुवन पांडे ने सवाल भेजा है, गुजरात अपोलो यहाँ पर 238 के प्राइस पर इन्होंने स्टॉक्स लिए और काम्स इनकी 1711 की बाइंग है। तो गुजरात अपोलो और काम्स दोनों पर आपका क्या सजेशन होगा? देखिए यहाँ पे दोनों में हमारी राय ये रहेगी कि आपका जो निवेश होना चाहिए वो उन स्टॉक्स में होना चाहिए कि जहाँ पे काफी क्लियरली हमें बिजनेस समझ में आए। हमें ये नहीं करना है कि जाके बैलेंस शीट देखना है और उसके ऊपर स्टडी करना है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है, वेदर आप उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को देख सकते हो कि नहीं देख सकते। जैसे कि ऑटो कंपनीज है या तो एफएमसीजी कंपनीज है या तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, आईटी है, आप वहां पे निवेश कीजिए। तो हमारी राय ये रहेगी कि आप करंट लेवल से इन दोनों कंपनियों को एक बार आप बेच सकते हैं, दोनों में से आप एग्जिट कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स को, और जो भी फंड्स आपके पास रहेंगे आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्फोसिस में, और साथ ही साथ मुझे लगता है किसी टेलीकॉम कंपनीज में, या तो भारती में या तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये दो सेक्टर में हमें काफी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो करंट लेवल से जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसे लिक्विडेट कीजिए और इन कंपनीज में आप फोकस कीजिए। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। हितेश हमारे साथ इनफैक्ट फोन लाइन पर गुजरात से सुरेंद्र नगर से बातचीत कर रहे हैं। हितेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? डिस्कनेक्ट हो गई फोन लाइन, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने श्रीकांत शेयर की हैं, आलोक इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। 2000 शेयर 23 रुपए 55 पैसे के बाइंग लेवल पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा? 22 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है अभी। देखिए लगता है कि इन कंपनी में, ये जो कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें शायद हमें और एक स्पाइक देखने बिल्कुल मिलेगा। करंट लेवल्स जो है वो 22 साढ़े 22 के लेवल्स पिछले 3 या 4 महीने से ये होल्ड, यानी कि यहाँ पे वो सस्टेन हो रहा है ये स्टॉक बिल्कुल। तो करंट लेवल से इसे होल्ड करके रखिए। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि वापस एक बार 45 से लेकर 50 के लेवल से दिखा सकता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है आप इसे इसमें आप बने रहिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। लेकिन चलिए फिलहाल सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे, लेकिन क्विकली बात करते हैं सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में। जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने पासवर्ड गोपनीय रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। एक जागरूक निवेशक वही है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने जैसा होता है। आपके कोई कमेंट्स श्रीकांत इस टॉपिक पर?
दीपाली देखिए, वैसे अभी डिजिटल का जो है वो बिजनेस बढ़ते जा रहा है, काफ़ी सारी अवेयरनेस लोगों में आती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ मैंने देखा है कि काफ़ी नए लोग जो है कि जिनको इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, वो भी इसमें काफ़ी ज़ोर से कूद पड़े हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि उन्हें हमेशा उनके पासवर्ड्स जो है, या तो जो उनके यूज़र आईडीज़ है, या तो जो उनके जो भी इससे रिलेटेड जो भी उनके पास डिटेल्स है, आप बिल्कुल इसे गोपनीयता के हिसाब से आप बनाए रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि साइबर क्राइम के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो और भी बढ़ेंगे, और इसी वजह से लगता है कि हमें बिल्कुल जागरूक रहना है, और जिनको इसके बारे में जानकारी है उनसे आप और जानकारी लीजिए और आपके नॉलेज को और बढ़ाइए। शुक्रिया श्रीकांत, शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी से आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।